नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चक्रव्यूह क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इल्तुतमिश के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन के बारे में। तो सबसे पहले इनका समय काल देखते हैं। तो रजिया सुल्तान का जो समय काल है 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक है। इसके अलावा सबसे पहले हम ये देख लें कि रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठने से पहले कौन कौन से शासक उस गद्दी पर बैठे। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इल्तुतमिश की मृत्यु हो चुकी थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठे, लेकिन ये स्वभाव से बहुत ही उदार थे, बहुत ही नम्र थे, जो ऐसे गुण हैं जो किसी शासक को परिपूर्ण नहीं करते हैं। इसीलिए इन्होंने अपनी शासक की बागडोर जो है वो अपनी माता शाह तुर्कान के हाथ में सौंप दी। शाह तुर्कान जब गद्दी पर बैठी तो ये कि निरंकुश शासिका साबित हुई। इन्होंने दिल्ली की जनता को बहुत परेशान किया, साथ में बहुत सारे सरदारों को परेशान करना शुरू कर दिया जो तुर्कानी चिरगानी के सदस्य थे। तुर्कानी चिरगानी के जो सदस्य थे जिनको इन्होंने परेशान कर, उन्होंने विद्रोह कर दिया और उसी विद्रोह को दबाने के लिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह कोहराम की तरफ गए अपनी सेना को लेकर। इस बात का फायदा रजिया सुल्तान ने उठाया। रजिया सुल्तान ने कुछ सरदारों को और शुक्रवार के दिन नमाज के समय दिल्ली की जनता को संबोधित किया और उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें अगर दिल्ली की गद्दी पर बिठा दें तो वे एक बहुत ही अच्छी शासिका साबित होंगी। दिल्ली की जनता ने इस बात को मान लिया और रजिया सुल्तान को रुकनुद्दीन फिरोज शाह की गैर मौजूदगी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बिठा दिया गया। कुछ समय बाद जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली वापस आए तो इनको कैद कर लिया गया और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं रजिया सुल्तान की कि इन्होंने क्या क्या कार्य करे। तो रजिया सुल्तान ने सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह आती है ग्वालियर अभियान की। यहां से अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन कम बनेगा, लेकिन अगर बनेगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि वो ये था कि ग्वालियर अभियान के बारे में अगर मैं बात करूं तो इल्तुतमिश एक बार जब ग्वालियर अभियान पर गए तो उन्होंने अपने पूरे दिल्ली सल्तनत की जो बागडोर थी वो रजिया सुल्तान को सौंप दी, क्योंकि वो अपने किसी भी बेटे पर भरोसा नहीं करते थे कि ये दिल्ली सल्तनत की बागडोर ठीक प्रकार से चला देंगे। तो रजिया सुल्तान ने दिल्ली की जो शासन था बहुत ही ठीक प्रकार से चलाया। जब इल्तुतमिश वापस आए तो उन्होंने देखा कि भाई रजिया ने तो बहुत ही अच्छी तरीके से शासन चलाया है। तो इस बात से उन्होंने खुश होकर कुछ सिक्के ढलवाए थे जिन पर रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश दोनों का नाम मिलता है। तो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के उन शासकों का नाम बताइए जिनका नाम एक ही सिक्के पर पाया गया। तो वो आंसर होगा आपका रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश। इसके अलावा बात करें तो इस बात को लगभग सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि रजिया सुल्तान प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी दिल्ली सल्तनत की। इसके अलावा बात करें नकाब और काबा की, तो ये जब राज दरबार में जाती थी तो नकाब और काबा पहन कर जाती थी। काबा होता है एक कुर्ता पजामा टाइप जिसको ये पहनकर जाती थी। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि रजिया सुल्तान निम्न में से किसकी पुत्री थी, तो वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जहां से सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं रजिया सुल्तान का अंत किस प्रकार से हुआ या रजिया सुल्तान को गद्दी पर से किस प्रकार से हटा दिया गया। तो यहाँ पर इनके दो प्रमुख विश्वास पात्र थे। पहले थे एदगीन, दूसरे थे अल्तुनिया। एदगीन ने शुरू करा एक षड्यंत्र रचना कि रजिया सुल्तान को गद्दी पर से हटा दिया जाए। कारण था कि एदगीन और अल्तुनिया दोनों ही तुर्कान थे, या मैं कहूं कि तुर्की थे, और रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण पदों पर गैर तुर्की लोगों को बिठाना शुरू कर दिया। इस बात से एदगीन और अल्तुनिया नाराज हो गए। तो एदगीन ने षड्यंत्र की शुरुआत की। एदगीन ने सबसे पहले कबीर खान से संपर्क साधा और इनसे कहा कि आप लाहौर में विद्रोह करें। कबीर खान ने लाहौर में विद्रोह करा और इसको दबाने के लिए रजिया सुल्तान लाहौर पहुंची और विद्रोह को दबा दिया गया, कबीर खान को हरा दिया गया। कुछ समय बाद एदगीन ने अल्तुनिया से कहा कि आप भटिंडा में विद्रोह करना शुरू करें। तो रमजान की गर्मी में अल्तुनिया ने भटिंडा में विद्रोह किया। इसको भी दबाने के लिए रजिया सुल्तान भटिंडा पहुंची, लेकिन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को हरा दिया और तावर हिंद के किले में इनको कैद कर दिया गया। जैसे ही अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को किले में कैद किया, एदगीन ने तुरंत रजिया सुल्तान के भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बिठा दिया। गद्दी पर बैठने के बाद बहराम शाह ने एक नई पोस्ट शुरू करी जिसको कहते हैं नाइब ए मामलिकात। नाइब ए मामलिकात ये पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करती थी और ये पोस्ट सबसे पहले मिली एदगीन को। इस बात से अल्तुनिया नाराज हो गया क्योंकि अल्तुनिया चाहता था कि ये पोस्ट मेरे को मिले।
तो इस बात का फायदा उठाया रजिया सुल्तान ने, जो कैद थी अल्तुनिया के पास। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से संपर्क साधा और इससे विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद अल्तुनिया को इस बात पर भी राजी कर लिया गया कि ये दिल्ली पर हमला करे और रजिया सुल्तान को दोबारा से दिल्ली सल्तनत की गद्दी हासिल करवाए। अल्तुनिया राजी हो गया। अल्तुनिया और रजिया सुल्तान ने दोनों ने मिलकर दिल्ली पर हमला करा, लेकिन शाही फौज से ये हार गए। हारने के बाद जब ये वापस लौट रहे थे तो कैथल के समीप कुछ हत्यारों ने अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की हत्या कर दी। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कारण बताया था कि कारण था गैर तुर्कान लोगों को दिल्ली सल्तनत के प्रमुख पदों पर बिठाना। तो उसका कारण था ये एक व्यक्ति था, इसका नाम था याकूत। इसको एक पोस्ट दी गई थी, इसका नाम था अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर यानी कि अशुशाला का सेनापति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी और ये गैर तुर्की व्यक्ति था, इसको ये सौंप दी थी। इस बात से ही एतगीन और अल्तुनिया नाराज हो गए थे। बताया ये भी जाता है कि रजिया सुल्तान याकूत से प्रेम करती थी, क्योंकि याकूत अमीर आखूर था और रजिया सुल्तान को सपोर्ट देकर घोड़े पर बिठाता था। लेकिन जो तत्कालीन इतिहासकार हैं उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकार दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन बस ये याकूत अमीर आखूर था और रजिया सुल्तान गैर तुर्कान लोगों को गद्दी पर इसलिए बिठाना चाहती थी ताकि दिल्ली सल्तनत पर जो तुर्कान लोगों का एक प्रकार से कब्जा जमा हुआ है वो थोड़ा सा कम हो और शासक के ऊपर से इतना जोर ना आए कि वो किसी दूसरे के दबाव में आकर कोई फैसला ले। तो ये थी रजिया सुल्तान के अंत तक की कहानी। अब हम बात करेंगे बलबन के बारे में। बात करते हैं बलबन के बारे में। तो बलबन का जो समय काल था वो था 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक। इसके अलावा इनको कुछ उपाधियां प्राप्त थी, जैसे कि उलूम खां, जो नासरुद्दीन महमूद के द्वारा दी गई थी, या जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही अपने आप को कहते थे और जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की परछाई। आगे देखें तो जाति से ये इल्बरी तुर्क थे। यह सेकंड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये द्वितीय इल्बरी तुर्क थे। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम इल्बरी तुर्क, मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, प्रथम इल्बरी तुर्क थे इल्तुतमिश। इसके अलावा यहां से आपको एक क्वेश्चन और मिल सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि शमशी वंश का अंतिम शासक कौन था, या शमशी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे कि इल्तुतमिश के द्वारा शमशी वंश की स्थापना की गई थी और अंतिम शासक थे नासरुद्दीन महमूद। लेकिन रजिया सुल्तान की हत्या होने के बाद उनके भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठे। उनको अलाउद्दीन मशहूद शाह के द्वारा हटवा दिया गया। उसके बाद नासरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठे। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नासरुद्दीन महमूद से कर दी और एक शाही संबंध स्थापित कर लिए। यानी कि बलबन अब कोई गुलाम नहीं रह गए थे, अब वो शाही घराने से संबंधित हो गए थे। यानी कि बलबन अब एक प्रमुख दावेदार हो गए थे गद्दी के। नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बहाउद्दीन बलबन या गयासुद्दीन बलबन ने आसानी से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब्जा जमा लिया। सबसे पहले इन्होंने जो काम करा वो करा तुर्कान चिल्गहानी का विनाश। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि 40 सरदारों का ये जो ग्रुप हुआ करता था, इसी के हेड या इसी के प्रमुख हुआ करते थे बहाउद्दीन बलबन या गयासुद्दीन बलबन। ये इस बात को भली भांति जानते थे कि अगर ये ग्रुप रहेगा, अगर ये तुर्कान चिल्गहानी रहेगी तो बलबन ज्यादा समय तक गद्दी पर नहीं बैठ सकते। इसके अलावा जिन तुर्कानी चिल्गहानी में जितने सरदार होते थे वो ये इस बात को मान चुके थे कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर उनका बिठाया हुआ कोई शासक ही बैठेगा या वो जैसे चाहेंगे वैसे उस शासक से काम करा सकते हैं। तो एक गलतफहमी जो है सरदारों के दिमागों में आ गई थी, वो समझने लगे थे इस चीज को, तो उसको मिटाना बहुत जरूरी था। और उन्होंने सबसे पहले एक्शन यही लिया कि तुर्कानी चिल्गहानी का विनाश किया। इसमें एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था शेर खान, जो बलबन का एक चचेरा भाई था, जो इनका सबसे शक्तिशाली विरोधी था। तो बलबन ने सबसे पहले उसको जहर देकर मरवा दिया। इसके बाद इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया, इसका नाम था दीवाने अर्ज। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी, या मैं कहूं सबसे प्रमुख पद हुआ करता था, वो था दीवाने आरिस, और ये मिला था सबसे पहले इमादुल मुल्क को। इसके अलावा बात करी जाए तो लौह व रक्त की नीति या किले बनवाए, ये दोनों चीजें एक दूसरे से पूरी तरीके से कनेक्ट है। क्योंकि बलबन पहले शासक थे जिन्होंने मंगोल के आक्रमण को विफल करने के लिए किले बनवाने पर ध्यान दिया था, और ये सारे किले अधिकतर बॉर्डर या सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए गए थे जिससे मंगोलों के आक्रमण को विफल किया जा सके। और मंगोलों के विरुद्ध ही इन्होंने लौह व रक्त की नीति अपनाई थी, यानी अपने शासक, अपने जो विरोधी है, अपना जो शत्रु है, उस पर किसी प्रकार की कोई दया नहीं दिखाई जाए। इसके अलावा इन्होंने सिजदा और फैबोस प्रथा शुरू करी। ये एक ईरानी प्रथा है और इसमें शासक के आगे झुकना और उसके पांव को चूमना बताया गया है।
तो ये थे बहाउद्दीन बलबन के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जहां से सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। जैसे वो आपसे पूछ सकता है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। इसके अलावा वो ये पूछ सकता है कि जिल्ले इलाही की उपाधि से किस शासक को नवाजा गया, ये किसने अपने आप को जिल्ले इलाही कहा, या किस शासक ने अपने आप को ईश्वर की परछाई कहा। या आपसे पूछ सकता है कि उलुम खां की उपाधि किसको प्राप्त थी। आपसे ये भी पूछ सकता है तुर्कान चिलघानी का विनाश किसके द्वारा किया गया। ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न जाने कितनी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज नामक विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई। लौह व रक्त की नीति किस शासक के द्वारा अपनाई गई। किले बनवाने पर सबसे पहले किस शासक के द्वारा ध्यान दिया गया। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई। तो ये थे बलबन से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे। इसके अलावा जो अंतिम शासक था वो था शाहउद्दीन कैम्यूस। उसके बारे में हम पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा खिलजी वंश। तो बस अभी यहाँ केवल इतना ध्यान रखिएगा कि जो अंतिम शासक था वो था शाहउद्दीन कैम्यूस। तो इस प्रकार से अंत हुआ गुलाम वंश का। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।